नमस्कार। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी सैलरी कब टैक्स होगी, उस पर कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। यदि आप एम्प्लॉयर हैं तो भी आपको ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि आप जो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करेंगे उस पर आपको सेक्शन 192 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करना होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरीज की। लेकिन उस पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस का लाभ भी ले सकें। हम सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 15 सैलरी इनकम। सेक्शन 15 में अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज चार्ज होती है। कब आपको सैलरी पर टैक्स देना होगा, इसको हम सेक्शन 15 से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको सैलरी ड्यू हो गई है फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर फाइनेंशियल ईयर में, तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सैलरी टैक्स होगी। यदि किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको सैलरी एडवांस में मिलती है, ड्यू नहीं हुई है लेकिन एडवांस में मिल रही है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सैलरी एडवांस मिलता है आपको, उस ईयर में टैक्स होगी। यदि आपको सैलरी के एरियर्स मिलते हैं, एरियर्स ऑफ सैलरी, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको एरियर्स मिलते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो एरियर्स टैक्स होंगे। लेकिन यदि ड्यू बेसिस पर वो एरियर्स टैक्स हो चुके हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में, तो फिर से एरियर टैक्स नहीं होगा। एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो एडवांस सैलरी है वो टैक्स हो गई जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसीव हुई, लेकिन सैलरी ड्यू बेसिस पर टैक्स होती है, तो जब सैलरी ड्यू होगी तो क्या फिर से वो टैक्स हो जाएगी? ये क्लियर कर दिया गया है कि यदि सैलरी एडवांस बेसिस पे टैक्स हो चुकी है तो फिर जब वो ड्यू हो जाएगी तो फिर से टैक्स नहीं होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनको सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन मिलता है, या कोई दूसरा अमाउंट मिल सकता है फर्म से, तो क्या वो अंडर द हेड सैलरीज सेक्शन 15 में टैक्स होगा? तो ये क्लियर कर दिया गया है कि फर्म से पार्टनर को मिलने वाले सैलरी, रेम्यूनरेशन और अदर अमाउंट्स वो अंडर द हेड सैलरीज टैक्स नहीं होंगे। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं सैलरी पर कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं आपको। सेक्शन 16 में सैलरी पर डिडक्शन प्रोवाइड किए गए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यदि आप न्यू टैक्स रेजिम जो सेक्शन 115 बीएससी के अंदर आई है उसमें टैक्स होने का, रिटर्न फाइल करने का, असेस होने का ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं अंडर सेक्शन 115 बीएससी 5, तो आपको सेक्शन 16 के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो चलिए, जो लोग 115 बीएससी के न्यू रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो जान लें कि उनको कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, सबको यूनिफॉर्मली मिलती है, एम्प्लॉयज को, पेंशनर को। A deduction of rupees 50,000 or the amount of the salary whichever is less। यदि आपकी सैलरी या पेंशन 50,000 रुपए से ज्यादा है तो 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, और यदि सैलरी 50,000 से कम है तो जिस एक्सटेंट तक आपकी सैलरी है या पेंशन है वहां तक आपको डिडक्शन मिलता है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। यदि वो इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन भी
सेक्शन 16 में दिया जाता है 1/5 ऑफ सैलरी और 5,000 रुपीज विच एवर इज लेस। और सैलरी को कंप्यूट करने के लिए जो अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं और परक्यूटेट्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। यदि आपके एम्प्लॉयमेंट पर कोई टैक्स लगता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो वो भी सेक्शन 16 में आपको डिडक्शन की तरह मिलता है। हमने जान लिया कि सैलरी कब टैक्स होती है, हमने ये भी जान लिया कि सैलरी पर कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन सैलरी क्या होती है इसको जानना तो अभी बाकी है। क्योंकि आप जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है सेक्शन 17(1) के अनुसार सैलरी कितनी है, सेक्शन 17(2) के अनुसार परक्यूजिट्स की वैल्यू कितनी है, सेक्शन 17(3) के अनुसार आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का कितना अमाउंट मिला है, और इन सबको मिलाकर एग्रीगेट अमाउंट ही ग्रास सैलरी होगा। और उसमें से यदि आप एलिजिबल हैं सेक्शन 10 में एग्जम्पशंस के, तो वो एग्जम्पशन मिलेंगे और उसके बाद नेट सैलरी आएगी जो इनकम अंडर द हेड सैलरीज होगी। तो जब तक आपको ये पता नहीं है कि सेक्शन 17(1) में सैलरी आपको कितनी मिली है, आपको जो परक्विजिट मिले हैं उनकी वैल्यू क्या है सेक्शन 17(2) में, और जो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आपको मिला है वो पता नहीं है सेक्शन 17(3) में, तो आप अपना रिटर्न प्रॉपरली नहीं भर पाएंगे। और इसी तरह से आपके एम्प्लॉयर टैक्स का डिडक्शन भी सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी फॉर्म नंबर 16 में सेक्शन 17(1) के अनुसार सैलरी बताना होती है, सेक्शन 17(2) के अनुसार वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बताना होती है, और सेक्शन 17(3) के अनुसार प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बताना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्शन 17(1) पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। सेक्शन 17(1) में इंक्लूसिव डेफिनेशन सैलरी की दी गई। आप सोच रहे होंगे कि जो बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है वही सैलरी है, तो आपकी जानकारी अधूरी है। हम सेक्शन 17(1) में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है। तो देखिए, वेजेस, वेजेस भी सैलरी है। एनी एन्युटी और पेंशन, जो पेंशन आपको मिलती है आपके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, वो भी सैलरी है। और यदि आप रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन को कम्यूट करवाते हैं और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिलती है, तो वो भी पेंशन है, वो भी सेक्शन 17(1) में सैलरी में इंक्लूड होगी। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी आपको आश्चर्य हो रहा होगा, कुछ एम्प्लॉयज के केस में 100% एग्जम्प्ट होती है, कुछ के केस में पार्शियल एग्जम्प्ट होती है। तो क्या जो एग्जम्प्ट ग्रेचुटी वो भी सैलरी में बताना पड़ेगा? तो सेक्शन 17(1) कह रहा है कि 17(1) में ग्रेचुटी सैलरी है, तो आपको 17(1) में ग्रेचुटी को, आपकी पेंशन को, आपकी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन को बताना होगा। यदि उसमें से कोई एग्जम्पशन बनता है सेक्शन 10 के अंदर, तो वो आप बाद में एग्जम्पशन क्लेम कर लीजिए। एनी फीस, कमीशन, perquisites or profit in lieu of or in addition to salary or wages, कोई फीस और कमीशन मिलता है आपके एम्प्लॉयर्स, वो भी सैलरी है। परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आपको एडवांस सैलरी मिली है, जैसा मैंने पहले कहा था, यदि एडवांस सैलरी मिली है तो जिस साल में मिली है, जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिली है उस पर टैक्स हो जाएगी, तो एडवांस सैलरी भी सैलरी है। आप लीव का एनकेशमेंट करवाते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, सो लीव एनकेशमेंट के अगेंस्ट जो आपको अमाउंट मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है वो भी सैलरी है। इसमें से यदि आप एग्जामिशन के एलिजिबल है तो आप क्लेम कर लीजिए सेक्शन 10 के अंदर, लेकिन आपको सेक्शन 17(1) में उसको पहले सैलरी में इंक्लूड करना होगा। यदि आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के 4th शेड्यूल के पार्ट ए के रूल 6 के अनुसार
यदि कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स है तो सैलरी में सेक्शन 17(1) में इंक्लूड होगी। इसी तरह से आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट आपके रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बैलेंस ट्रांसफर होता है, उसमें से यदि कुछ अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है तो वो अमाउंट भी सेक्शन 17(1) में सैलरी में इंक्लूड होगा। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपका परक्विजिट है, वो आपकी सैलरी है अंडर सेक्शन 17(1) उसके अंदर इंक्लूड होगी। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि परक्विजिट क्या होगा। परक्विजिट सेक्शन 17(2) में डिफाइन किया गया और उसकी वैल्यू यदि हमको डिटरमाइन करना है परक्विजिट की, तो वो रूल 3 के अंदर उनकी वैल्यू डिटरमाइन करने का मेथड बताया गया हुआ है, उसको हमें फॉलो करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि परक्विजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, यदि आपका एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन देता है तो उसकी वैल्यू परक्विजिट होगी। यदि आपका एम्प्लॉयर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर रेंट में कंसेशन देता है तो उसकी वैल्यू भी परक्विजिट होगी। रेंट में कंसेशन कब दिया है, कैसे माना जाएगा, वो एक्सप्लेनेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। यदि फ्री ऑफ कास्ट और कंसेशन रेट में आपका एम्प्लॉयर कोई एमिनिटी और बेनिफिट फ्री ऑफ कास्ट और कंसेशन रेट पर प्रोवाइड करता है तो वो भी परक्विजिट में इंक्लूड होगा। कब होगा समझ लेते हैं। यदि कोई कंपनी अपने ऐसे एम्प्लॉय को जो डायरेक्टर है उसको इस तरह की एमिनिटी और बेनिफिट प्रोवाइड करती है, या कंपनी ऐसे एम्प्लॉय को जो कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उसको ऐसी एमिनिटी या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, या दूसरे एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी परक्विजिट 50,000 रुपीज से ज्यादा है, उनको इस तरह के एमिनिटी और बेनिफिट्स फ्री ऑफ कास्ट और कंसेशन रेट प्रोवाइड करते हैं तो उनकी वैल्यू भी परक्विजिट में इंक्लूड होगी। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कभी कभी आपका एम्प्लॉयर आपके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर या वर्क प्लेस पे जाने के लिए व्हीकल प्रोवाइड करता है, कार प्रोवाइड करता है, तो क्या उसकी वैल्यू परक्विजिट में इंक्लूड होगी। तो यहां क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपका एम्प्लॉयर ऑफिस से रेजिडेंस, रेजिडेंस से ऑफिस या वर्क प्लेस पे जाने के लिए कोई व्हीकल प्रोवाइड करता है तो उसको परक्विजिट नहीं माना जाएगा। यदि आपका एम्प्लॉयर आपके ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए कोई पेमेंट करता है तो जो पेमेंट किया है वो आपके केस में परक्विजिट होगा। Any sum paid by the employer in respect of any obligation which but for such payment would have been payable by the assessee। आपको पेमेंट करना था, आपके एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया तो वो आपके केस में परक्विजिट होगा। यदि आपके लाइफ इंश्योरेंस या कॉन्ट्रैक्ट एन्युटी लेने के लिए आपका एम्प्लॉयर किसी अमाउंट का पेमेंट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू फंड, लेकिन उसके अंदर मैं नीचे बता रहा हूं वो फंड इंक्लूड नहीं होंगे, इन फंड्स को छोड़कर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर आपके लाइफ को इंश्योर करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्युटी के लिए पेमेंट करता है तो वो परक्विजिट में इंक्लूड होगा। आपका एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कास्ट और कंसेशन रेट पर आपको सिक्योरिटीज अलॉट करता है या ट्रांसफर करता है, या स्वीट इक्विटी शेयर्स आपको अलॉट करता है, ट्रांसफर करता है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन भी इसके अंदर आएगा, तो उसकी जो वैल्यू है
वो भी परक्विजिट मानी जाएगी। इस सब्जेक्ट में मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरह से फ्री ऑफ कास्ट और कंसेशन रेट पर जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वीट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज को इश्यू किए जाते हैं, उनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। आपका एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम या अप्रूव्ड सुपरएनुअल फंड के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ₹7,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो जो 7,50,000 से ज्यादा अमाउंट है विच एक्सीड ₹7,50,000, वो अमाउंट परक्विजिट आपके केस में माना जाएगा। और उस एक्सेस अमाउंट पर यदि कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड और कोई दूसरा अमाउंट आपको मिलता है तो वो भी आपके केस में परक्विजिट होगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन या कैलकुलेशन रूल 3B के अनुसार होगा। आप रूल 3B को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये यदि कोई दूसरे बेनिफिट्स और एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं जो रूल 3 के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है, तो रूल 3 के अनुसार जो वैल्यू चार्जेबल होगी उन एमिनिटी या बेनिफिट्स की, वो भी परक्विजिट होगा। चलिए अब हम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) में डिफाइन किया गया है। क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर? पहला अमाउंट है आपके एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन होता है, उस समय या उसके कनेक्शन में आपका एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर आपको कंपनसेशन का पेमेंट करता है, तो वो कंपनसेशन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। यदि आपका एम्प्लॉयर आपकी टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की चेंज करता है और उस पर कंपनसेशन का पेमेंट करता है, तो वो कंपनसेशन भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। आपका एम्प्लॉयर दूसरा पेमेंट आपको करता है अदर देन, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, अदर देन पेमेंट्स जो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, उसको छोड़कर एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड by necessary from an employer or former employer or from a provident fund or other fund, to the extent to which it does not consist of contribution by the assessee or interest on such contribution or any sum received under a key man insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy. तो जो पेमेंट्स हैं जिनको मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा, उनको छोड़कर यदि कोई भी पेमेंट ड्यू और रिसीव होता है, वो ऐसा अमाउंट है जो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ऐसे कंट्रीब्यूशन में कोई इंटरेस्ट मिलता है वो भी, और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके एम्प्लॉय ने ली है उसका जो पेमेंट आपको मिलता है वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। कौन सा पेमेंट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में नहीं आएगा? जो सेक्शन 10(10) में रेफर किया गया है ग्रेच्युटी, सेक्शन 10(10)(A) के अंदर रेफर किया गया कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, सेक्शन 10(10)(B) के अंदर कंपनसेशन रिसीव्ड बाय वर्कमैन, सेक्शन 10(11) में पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10(12) में एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 10(13) में पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएनुअल फंड, और सेक्शन 10(13) के अंदर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस सैलरी में इंक्लूड होता है, सारे अलाउंस इंक्लूड होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस भी सैलरी में इंक्लूड होता है, और उस पर सेक्शन 10(13)(A) के अंदर एग्जम्पशन मिलता है यदि आप न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये सारे पेमेंट्स प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी नहीं होंगे। इसके बाद यदि आप किसी पर्सन से एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के लिए बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं, एक मुश्त लमसम या अदरवाइज, तो अमाउंट भी
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा, क्योंकि अभी तक वो आपका एम्प्लॉयर नहीं हुआ है। इसी तरह से एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो जाता है और उसके बाद आपका फार्मर एम्प्लॉयर आपको अमाउंट पेमेंट करता है, आपको अमाउंट मिलने का है या आपको रिसीव हुआ है, तो वो भी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी होगा। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इनकम अंडर द हेड सैलरीज की जानकारी दी। आपको अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक अपने साथियों तक शेयर करना न भूलें, क्योंकि जो एम्प्लॉय हैं वो कहीं गलती नहीं करें इनकम का टैक्स का रिटर्न फाइल करने में, और जो एम्प्लॉय हैं वो चूक न करें टैक्स का डिडक्शन एट सोर्स करने पर। थैंक यू, धन्यवाद।